नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म वन एग्जाम डॉट इन के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़ आज लेकर आया हूँ क्लास डिडक्शन इनकम टैक्स के इसी पड़ाव में जो क्लास इनकम टैक्स की अभी तक हुई है। बहुत लोगों का प्यार मिला है अभी तक। वो क्लास उसी पड़ाव में उसी स्टेप्स में आगे चलते हैं डिडक्शन की ओर। अभी तक हमने 5 हेड, रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर 5 हेड, फिर हमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और नाउ डिडक्शन की क्लास आपके सामने चल रही है। उसके बाद अपन रिटर्न्स और क्लबिंग प्रोविजंस और टीडीएस और सारी करेंगे। और ये जो क्लास है, ये डिडक्शन की जो पर्टिकुलर आज की क्लास है, ये रामबाण क्लास साबित होने वाली है। रामबाण क्लास का मतलब हुआ वह क्लास जो राम के बाण के समान हो। राम के बाण के समान हो यानी यह क्लास ना ही सिर्फ यूजीसी नेट कॉमर्स वालों के लिए बल्कि सीए वालों के लिए भी, आईपीसीसी में है, चाहे फाइनल में है, चाहे इनकम टैक्स जहां पर भी है, जिस भी कंपटीशन एग्जाम में है, उसके लिए डिडक्शन चैप्टर की जो दुख है, जो ये जड़ है, जो ये पीड़ा है, उसको मैं आज मिटा दूंगा एक ही लेक्चर के अंदर। मे भी 2 हो सकता है छोटा बनाने के चक्कर में, बाकी एक लेक्चर काफी 1 घंटे का जो मैं बनाऊंगा नहीं, कम कम समय में 2 बना दूंगा, ठीक है। पर आपको कह दूं ये रामबाण क्लास है, इतना संक्षिप्त में और इतनी अच्छी तरीके से आपको इसको करवा दूंगा डिडक्शन, जो आपको कभी भी कहीं पे भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। डिडक्शन आपके दिमाग में हमेशा के लिए डिडक्शन बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में और सबसे इजी फॉर्म में आपके दिमाग में डिडक्शन में डाल दूंगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सेक्शन, रुक जाओ जी, डिडक्शन के बारे में समझ तो लो। डिडक्शन, नाम ही डिडक्शन है। नाम डिडक्शन का मतलब क्या हुआ? जो भी आपकी इनकम होगी भैया, जो भी आपकी इनकम होगी, इनकम कौन सी होगी? जो अभी तक मैंने क्लास में पढ़ाया। जिसने मेरी क्लास नहीं पढ़ी वो जाके यूट्यूब पे हमारे दूसरे चैनल वन एग्जाम डॉट इन के दूसरे चैनल यूट्यूब पे, जहाँ एनटी है, यूजीसी एनटीए नेट के लिए जो चैनल है वन एग्जाम डॉट इन एनटीए नेट नाम से चैनल है, आप वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूजीसी नेट्स कॉमर्स की। उसके अंदर इनकम टैक्स पूरा है भैया, पूरा का पूरा है। चलो अब बात कर रहे हैं अपन इनकम की। इनकम यहां तक कैसे निकलती है वो मैंने वहां बता चुका हूं। अब यहां तक जिसने पढ़ लिया, अब वहां समझिए कि इनकम, जब इनकम टैक्स में इनकम कैलकुलेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस टोटल इनकम। यहां तक क्या निकला? यहां तक निकला ग्रॉस टोटल इनकम। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, कोई भी प्रकार की रटन विद्या हम अप्लाई नहीं करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस की जाती है डिडक्शंस लेस की जाती है। और कौन से अंदर डिडक्शन कहां दे रखी है? वो दे रखी है इनकम टैक्स के चैप्टर 6A के अंदर। कहां दे रखी है? इनकम टैक्स के चैप्टर 6A के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शंस दे रखी है कई प्रकार की। वो डिडक्शन आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से हो जाएगी लेस। अब जो बचेगा वो हो जाएगा नेट इनकम आपकी, और जिसको हम क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, इनकम टैक्स की भाषा में उसको बोलते हैं टोटल इनकम बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? टोटल इनकम बोला जाता है। यानी मैंने जब शुरुआत की थी इनकम टैक्स पढ़ाना आपको, तब भी मैंने एक चीज बताई थी आपको, इनकम टैक्स हमेशा उस इनकम पे लगेगा। कौन सी इनकम? जो नेट इनकम होगी, ना कि कभी ग्रॉस इनकम पे लगेगा। कभी भी ग्रॉस इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वो लगेगा किस पे? हमेशा नेट पर। तो ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस होता है खर्चे, विभिन्न प्रकार के डिडक्शंस, विभिन्न प्रकार के खर्चे। तो जब आपकी ग्रॉस इनकम आपके पास आ गई, उसमें से कई प्रकार के डिडक्शंस दे देती है सरकार। कुछ डिडक्शन जेन्युइन आपके खर्चों के होते हैं, कुछ डिडक्शंस आपको प्रोत्साहन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकार अपनी तरफ से, यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ ऐसे डिडक्शन दे रखे हैं जिसमें जो क्या हो, उस पर्टिकुलर डिडक्शन को प्रमोट करने के लिए आपको डिडक्शन दिए हुए, जैसे एलआईसी के खर्चे और ये सब, मेडिकल ट्रीटमेंट और ये सब, ठीक है। तो ये खर्चे भी आपके अंदर से लेस हो जाएंगे, और जो बचेगी नेट, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं हम टोटल इनकम, उसके ऊपर भैया लगेगा इनकम टैक्स। उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो वो डिडक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर 6A के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट चैप्टर 6 के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। सीए भरत सिंह राठौड़ के साथ स्टार्ट करते हैं डिडक्शन। सर्वप्रथम सेक्शन 80A क्या बोलती है? 80A सेक्शन बोलती है द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द असेसी। अगर किसी की ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख है, तो मुझे बताओ उसकी डिडक्शन, भाई जो भी डिडक्शन मिलेगा, जो भी अपन पढ़ेंगे अभी आगे तक, जो भी डिडक्शन पढ़ेंगे, वो डिडक्शन कितने तक का उसमें से लेस होगा? सर जेन्युइन सी बात है, 5 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम है तो 5 लाख तक का ही लेस होगा ना। हो सकता है उसकी टोटल इनकम क्या हो जाए, यहां पे उसकी टोटल इनकम हो जाए निल, यानी जीरो।
लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख है और उसका डिडक्शन 6 लाख का इशू कर दे हम, और यहाँ पे आ जाए -1 लाख? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ऐसा। इनकम टैक्स की सेक्शन 80 यही बोलती है, 80A यही बोलती है कि जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन होगा, जो चैप्टर 6 में हम देने जा रहे हैं, वो कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड नहीं होगा। ये बात हम साफ साफ लिख के बोल रहे हैं। आप ये इंतु किंतु परंतु किंतु कैसे भी करके ज्यादा मत लिया ना, नहीं होगा, ये साफ हमने एक सेक्शन बनाकर बोल दिया नहीं होगा। और जब हम सेक्शन में बोल दिया हमने नहीं होगा, दैट मीन्स नहीं होगा, दैट मीन्स नहीं होगा। चलो दूसरी बात, द प्रॉफिट एंड गेन अलाउड अंडर सेक्शन अंडर डिडक्शन 10AA और एनी अदर प्रोविजन ऑफ 6A इन एनी असेसमेंट ईयर शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर। ये बोलता है, दूसरी बात ये बोलता है कि जो सेक्शन है 10AA, जब एग्जाम से सेक्शन पढ़ेंगे, उसका एक लेक्चर बाकी है मेरा जो मैं लूंगा, उसमें 10AA के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा, बहुत चिंदी सी बात है, ठीक है। चाहे वो हो, चाहे चैप्टर 6A के जो भी डिडक्शन जो आगे पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो जीटीआई से ज्यादा नहीं मिलेंगे, यानी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं मिलने वाले। तो आप अपना दिमाग लगाना ही मत कि उससे ज्यादा लेकर हम मजे ले ले, वो होने वाला आपके साथ है नहीं, हमने अलग से सेक्शन बना दी। दूसरी बात बोलता है कि जो डिडक्शन, जो अमाउंट का, जो भी प्रॉफिट और गेन का जो अमाउंट का डिडक्शन इस चैप्टर 6A के अंदर मिल गया, वो और कहीं पे भी इस पूरे इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर किसी भी प्रोविजन में वो वापस नहीं मिलने वाला। मतलब इस असेसमेंट ईयर में अगर उस खर्चे से एलआईसी का खर्चा किया और एलआईसी के खर्चे का डिडक्शन यहाँ मिल गया तो यहीं मिलेगा। ऐसा नहीं यहाँ पे भी ले रहे हो और किसी सेक्शन में भी और किसी सेक्शन में दे रखा है तो वहां पे भी इसके मजे ले लोगे, नहीं, यहाँ ले लिए तो सिर्फ यही मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। ये भी है, दो बात कहता है कि जीटीआई से ज्यादा नहीं मिलेगा और यहां मिल गया, उसके बाद और किसी प्रोविजन में, इनकम टैक्स के एक्ट प्रोविजन में एक खर्चा अलाउ एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं। चलो ठीक है, यहां तक बात समझ गई। एटीए आपको चेताता है, चेतावनी देता है, डिस्क्लेमर देता है कि इन बातों का ध्यान रखना, पढ़ने से पहले कृपया क्या बोले, यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार रहेगा, ये बातें एटीए बोलता है। चलो के दिमाग मत लगाना उल्टा सीधा, सीधी सी बात ये है। चलो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। एटीसी, सबसे पहले ये जो सेक्शन है ना, ये इन्वेस्टमेंट टाइप सेक्शन है। एटीसी इन्वेस्टमेंट टाइप यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट्स, यानी सरकार या इनकम टैक्स बोलती है कि इन स्पेसिफाइड असेट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मानुभावो हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे एटीसी के नाम से। किस स्पेसिफाइड एसेट्स में? फलाना जो स्पेसिफाइड एसेट्स का नाम लिख रहा हूं वो स्पेसिफाइड एसेट है, उसमें प्रमोशन करने के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम आपको एक्स्ट्रा छूट देंगे डिडक्शन, जिसका नाम है एटीसी। अच्छा, ये सेक्शन किसके लिए है? ये इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए है, यानी इंडिविजुअल बंदा जो हो वो और एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोनों के लिए। कितना मैक्सिमम डिडक्शन हम दे देंगे? एक बोले 1.5 लाख रुपए, इससे ज्यादा 1% भी नहीं मिलेगा। कितना? 1.5 लाख रुपए मात्र। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में पढ़ ले। कुछ नाम लिखे हैं, बहुत सारे हैं, मैंने इंपॉर्टेंट नाम लिख दिए है। क्या? अगर इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो और उसकी प्रीमियम भरते हो, उसकी किस्तें भरते हो, तो उस किस्ते का जितना भी किस्तें भरी, जैसे इस साल आपने 40,000 रुपए अपने किस्तें भरी है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, किसी भी प्लान में, किसी भी एलआईसी, किसी भी से भी, ऐसा जरूर नहीं एलआईसी ही कंपनी से लो, किसी से भी लो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे मैक्स लाइफ से ले लो, आईसीआईसी से ले लो, किसी से भी ले लो, तो भैया 40,000 लिया तो 40,000 पूरे का पूरा हम एटीसी में क्या कर लेंगे, आपको डिडक्शन दे देंगे। नंबर 1, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, एसपीएफ ऑफ आरपीएफ, यानी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो कि मैंने बताया था कहाँ पे, सैलरी हेड जब पढ़ाया था, इनके बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। और उसको पढ़ाते समय ये भी बता चुका हूँ मैं वहाँ पे कि यहाँ के उस स्लाइड में बता चुका हूँ कि इसका जो एम्प्लॉय अपनी जेब से कंट्रीब्यूशन देता है, जिसका एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलेगा। जब डिडक्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इसको लिंकेज करूंगा, तो आज वो दिन आ गया है और आज मैं वो लिंकेज कर रहा हूँ। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, बैंक, एलआईसी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, यानी जो लोन लेते हैं ना, होम लोन लेते हैं जी, होम लोन में फायदा ये है, होम लोन में फायदा ये है कि होम लोन की जब ईएमआई आती है, किस्त आती है उसकी, तो उस किस्त के अंदर इंटरेस्ट प्लस क्या लगता है, प्रिंसिपल, मूल और ब्याज दोनों जुड़े हुए होते हैं। इंटरेस्ट का तो मिल जाता है 24B, अपन ने पढ़ा था, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था कि घर जो बना रहे हो उस घर के ऊपर जो कैपिटलाइज बोरोड किया आपने, उस बोरोड कैपिटल के ऊपर जो ब्याज लगेगा, तो वो ब्याज की छूट 24B में मिल जाएगी। 2 लाख की रुपए की कुछ है उसकी लिमिट है, वो आपको मैंने वहां पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ाया था। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी भी छूट मिल जाएगी एटीसी के अंदर। तो बोलता है रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट या बैंक या शेड्यूल बैंक या आईसीआईसी, एलआईसी या कोई भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर से आपने लोन लिया है और उसका हाउसिंग लोन, सिर्फ एक ही लोन, कौन सा, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करते हो, तो जो प्रिंसिपल है, मूल अमाउंट है, वो एटीसी में छूट मिल जाएगी।
ट्यूशन फीस फॉर एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी टू चिल्ड्रन, किसी दो बच्चों के, अपने दो बच्चों के, बहुत सारे बच्चे में से कोई भी दो बच्चे पकड़ लो सुंदर से, उन दो बच्चों के जो पहले जन्मे हुए होने चाहिए, उन दो बच्चों के क्या कर लो, उन दो बच्चों की जो ट्यूशन फीस के नाम से जो आप भरोगे, स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, तो वहां पे हम क्या देंगे, वो ट्यूशन फीस का जितना भी आप अमाउंट भरोगे वो भी हम एटीसी के अंदर क्या दे देंगे, डिडक्शन अलाउ कर देंगे। टर्म डिपॉजिट फॉर द फिक्स टाइम पीरियड नॉट लेस देन 5 ईयर विद शेड्यूल बैंक, यानी अगर कोई भी फिक्स डिपॉजिट कराया आपने, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं ना, एफडी कराते हैं जी, 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए एफडी, किसी भी शेड्यूल बैंक में कराया तो एफडी का जो अमाउंट है उसको भी हम क्या कर लेंगे, एक इधर गया है, उसको भी हम क्या कर लेंगे, एटीसी में छूट दे देंगे। नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नबार्ड, नबार्ड के किसी भी नोटिफाइड बॉन्ड को अगर आपने खरीदा है, इन्वेस्टमेंट किया है नबार्ड के अंदर, उसके बॉन्ड्स खरीद के, तो वो जितना अमाउंट किया है वो भी हम एटीसी में दे देंगे। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, अगर पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी करता है, सीनियर सिटीजन स्कीम जो सेविंग अकाउंट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, सेविंग स्कीम अकाउंट जो भी है, उसके अंदर कोई फिक्स डिपॉजिट करवाता है सीनियर सिटीजन, तो वो भी हम अमाउंट क्या दे देंगे आपको, एटीसी में दे देंगे। और एनी सम पेड और डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अपनी बच्चे जो अगर आपके लड़की है तो उस लड़की के नाम से, अपनी बच्ची के नाम से आप बचपन से ही उसके पैसे कुछ डालते रहो पोस्ट ऑफिस के अंदर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट नाम से स्टार्ट हो जाता है। और जब वो बड़ी हो जाएगी, शादी की उम्र हो जाएगी 18 साल जो भी उम्र है, उस समय आपके पास आपके साथ विद ब्याज पैसा मिल जाएगा, तो उसमें भी आप पैसा डालते हो तो वो भी हम एटीसी में हम क्या कर देंगे, आपको छूट दे देंगे। ये ज्यादातर वो चीजें हैं जहां पे सरकार प्रमोट करना चाहती है आपको कि इन चीजों में आप पैसा डालो, आपकी लाइफ भी सिक्योर रहेगी, देश का भविष्य भी सुधरेगा, प्लस हम आपको इनकम टैक्स में फायदा भी देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी चीजों के अंदर चाहे 40,000 इसमें किया, 20,000 इसमें मिला, 50,000 इसमें मिला, 30,000 इसमें मिला, कितना भी मिलेगा, 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा नको भैया, 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा आपको छूट नहीं मिल सकती एटीसी की। समझे मेरी बात, यहां तक समझ में आई? तो ये वो छूट है जो एटीसी के अंदर है। नेक्स्ट एटीसीसी, देखो एटीसी आया, अब आएगा एटीसीसी आएगा, फिर एटीसीसी-डी आएगा, ऐसे करते करते जिंदगी में बहुत सारी चीजें चलती रहेगी, ऐसे करते हुए जिंदगी में बहुत सारी चीजें चलती रहेगी मतलब एटीसी आया, सीसी आया, सीसी-डी आया, फिर आएगा एटीसीसी-ई। ये 4 सेक्शन भाई बहन के रूप में एक ही परिवार के हिस्से है, अपने भाई बहन है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की क्या है, बुआ है, जो भी, ठीक है, देख लेना क्या। एटीसी पढ़ लिया, एटीसीसी पढ़ते हैं, वो क्या कहता है, ठीक है, एटीसीसी कहता है कि भैया इंडिविजुअल, कौन, सिर्फ इंडिविजुअल लोग के लिए अगर वो किसी भी प्रकार का डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, अगर इंडिविजुअल बंदा किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन अगर पेंशन फंड में करता है, यानी अभी से अपने पेंशन की फिक्र करता है, रिटायरमेंट की फिक्र करता है, और रिटायरमेंट के समय के लिए पैसा अभी से अपने पेंशन फंड के अंदर जमा करवाता है, कुछ हिस्सा, कुछ कंट्रीब्यूशन हर साल जमा कराता है, तो जितना जमा कराता है हम उतनी क्या दे देंगे, आपको डिडक्शन दे देंगे। अलग से इसकी सेक्शन बना दी, सेक्शन 80CCC। Deposited any amount out of his income to keep in force a contract for any annuity plan with LIC of India or any other insurance for receiving pension। आज से ही कुछ पैसा, कुछ एन्यूटी छोटे छोटे टुकड़ों में, यूनिट्स में पैसा जमा करना शुरू कर दे, और रिटायरमेंट के टाइम भैया मुझे ये पैसा वापस मिलेगा, ऐसी सोच के साथ, इतनी अच्छी सोच के साथ कोई पैसा जमा करवाता है, तो भैया हम क्या करेंगे, हम आपको 1.5 लाख रुपए तक की क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। कि याद रखना, लेकिन याद रखना, ये 1.5 लाख रुपए आपको अलग से, इसमें 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट मत करो, एटीसी में जो मिली है प्लस एटीसीसीसी, ये दो पड़ी है, अभी उसके साथ एक और है एटीसीसी-D1, इन तीनों की मिलाकर 1.5 लाख से ऊपर नहीं होगी लिमिट, यानी तीनों में जितना पैसा डालोगे वो सब मिलाकर ही एग्रीगेट 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अभी तक पड़ा एटीसी, दूसरा पड़ा एटीसीसीसी जो कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड, कोई भी बंदा अपने पेंशन फंड के लिए कंट्रीब्यूशन करता है तो भी हम छूट दे देंगे। तीसरा पड़ता है एटीसीसी-डी, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वापस बोलता है कि पेंशन स्कीम में ही डालो, लेकिन इस बार कौन सी पेंशन स्कीम में डालोगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखी है, जो केंद्र सरकार ने नोटिफाइड कर रखी है, बता रखी है, उसमें अगर पैसा डाला तो हम उसको अलग से सेक्शन बना दी एटीसीसी-डी, और हम आपको अलग से क्या देंगे, पैसा देंगे। जो केंद्र सरकार की नोटिफाइड स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें सिस्टम ऐसा है कि कुछ एम्प्लॉय से काटा जाएगा और पेंशन के अंदर जमा किया जाएगा, क्योंकि पेंशन तो सरकार ने बंद कर दी, अटल पेंशन योजना ये शुरू कर दी, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, और इन सरकार ने क्या बोला कि भाई कुछ तो आपके हिस्सों से अभी काट ली जाएगी पेंशन के नाम पर, आपको एक साथ लास्ट में दे दी जाएगी, और कुछ एम्प्लॉयर यानी
सेंट्रल गवर्नमेंट खुद या उनके एम्प्लॉय है या सरकार के एम्प्लॉय है या कोई और अदर जो एनपीएस में अंदर उनको बोलते हैं जो एनपीएस में पैसे डालना चाहता है, तो कुछ तो एम्प्लॉय के खातों में से कट के पेंशन में जमा होगा, कुछ एम्प्लॉय अपनी तरफ से क्या करेगा, पेंशन फंड में जमा करवाएगा। कुछ तो उसके खाते में से काट के जमा कराया जाएगा, कुछ अपनी तरफ से जमा कराएगा। जो काट के उसके खाते में से काट के जमा कराया गया उसको बोल दिया एटीसीसीडी सबसेक्शन 1, और जो एम्प्लॉयर खुद कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको सेक्शन में डाल दिया एटीसीसीडी सबसेक्शन 2। दोनों आ गई, एटीसीसीडी 1 और एटीसीसीडी 2। अब दोनों का ट्रीटमेंट क्या है वो देख ले। पहली बात तो ये किसके लिए है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल भी कौन सा होना चाहिए भैया, सीधी सी बात है सर, सैलरीड पर्सन होगा, क्योंकि ये काम ही किसके लिए, सैलरी वाले लोगों के लिए है, अदर देन सैलरी वालों के लिए। अभी तक जो नीचे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर अदर देन सैलरी वाले सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड स्कीम में पैसे डालता है तो क्या होगा, बिल्कुल उसको भी मिलेगा, लेकिन वो फिर एटीसीसीडी 1 में ही आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर तो उसका कोई है नहीं, क्योंकि सैलरी तो है नहीं, सैलरीड पर्सन तो है नहीं। चलो, तो इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। एलिजिबल डिडक्शन क्या है, अमाउंट कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक एनपीएस और अटल पेंशन योजना, इनके अंदर पैसा जमा कराते हो तो अलग से एटीसीसीडी के अंदर आपको छूट दी जाएगी। क्या, कितनी परमिसिबल डिडक्शन कितना है वो देखते हैं। देखो, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यानी एटीसीसीडी 1 की बात करें, अगर एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूशन उसका काट के जमा कराए तो एक लिमिट डाल दी, अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो रेस्ट्रिक्ट कर दी, उसकी 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा पेंशन के अंदर जमा नहीं होगा। कितना, 10% ऑफ सैलरी ओनली। और अदर देन सैलरीड पर्सन है तो 20% ऑफ जीटीआई, जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम के 20% ही आप उसके अंदर जमा करा सकते हो, या तो एनपीएस या फिर अटल पेंशन योजना। और अगर सैलरीड एम्प्लॉयड है, अब सैलरीड दोनों हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं भी हो, तो भी कितना है, 10% ऑफ सैलरी। एक स्कीम और है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है तो कितना है, अगर वो 1/1/2004 के बाद ऑन या आफ्टर 1/1/2004 के बाद जमा कराता तभी ये स्कीम का फायदा मिलेगा, अन्यथा इससे पहले वालों को नहीं मिलेगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, 2004 बहुत पुरानी बात होगी, अभी 2022 और 23 आने वाला है। चलो, सैलरीड एम्प्लॉय रेस्ट्रिक्टेड कितना, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। और एनी अदर, अगर सैलरी नहीं है और कोई मैं जैसे मेरे जैसा आदमी बिना नौकरी वाला आदमी और करवाना चाहे उसके अंदर, तो कितना है कि भाई तेरी जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 20%, तेरी भी रेस्ट्रिक्शन, उससे ज्यादा नहीं करवा सकता, ठीक है। एक बार इसको छोड़ते हैं, 2 पे आते हैं। किस पे आते हैं, एटीसीसीडी 2 के ऊपर आते हैं। ये क्या बोलता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर डाल रहा है, मैंने कहा इस स्कीम में क्या होता है, एम्प्लॉय का काट के जमा किया जाता है, उसका तो सिस्टम मैंने बता दिया, 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं कर सकते, और सैलरी नहीं है तो 20% ऑफ जीटीआई से ज्यादा नहीं करवा सकते। अब एम्प्लॉयर के हिस्से की बात करें, तो जब एम्प्लॉयर के हिस्से की बात करूंगा तो सिर्फ सैलरीड पर्सन की बात करूंगा, और किसी की तो करूंगा नहीं। बिल्कुल सर। अब सैलरीड पर्सन की अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर देता है उसको, मतलब अपनी तरफ से उसकी पेंशन में डालता है, तो पहली जब मैंने आपको सैलरी हेड बताया था तब एक बहुत बेसिक चीज बताई थी मैंने आपको, एम्प्लॉय कुछ भी दे, चाहे जूता फेंक के मारे, वो जूता भी आपके इनकम टैक्स में टैक्सेबल, उसके आपकी पोटली में टैक्सेबल हो जाएगा। वो गाली भी देगा, वो गाली भी आपको इनकम टैक्स बोलता है टैक्सेबल होगा। यानी एम्प्लॉयर ने आपको शराब भी दिया तो भी हम टैक्सेबल कर लेंगे, यानी जो भी एम्प्लॉयर ने आपको दिया वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा इनकम टैक्स की नजरों में। तो अब देखो, इतनी बड़ी राशि दे रहा है एम्प्लॉयर, पेंशन फंड में पैसा डाल रहा है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। बिल्कुल टैक्सेबल इन सैलरी हेड, टैक्सेबल तो होगा सैलरी हेड में, लेकिन हम वापस एटीसीसीडी 2 के अंदर जाके इसको छूट दे देंगे। कितनी दे देंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर है तो हम 14% उसकी सैलरी में से लेस कर लेंगे, मतलब 14% ऑफ सैलरी तक हम क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। इससे ज्यादा दिया तो एम्प्लॉयर जाने और तू जाने, मतलब एम्प्लॉय जाने। 14% ऑफ सैलरी तक हम क्या कर देंगे, एटीसीसीडी 2 के अंदर क्या दे देंगे, माफ कर देंगे। और अगर अदर एम्प्लॉयर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, कोई दूसरा है, स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो भी, और नॉन गवर्नमेंट होगा तो भी, यानी प्राइवेट वाला, तो 10% ऑफ सैलरी तक हम क्या दे देंगे उसको, एटीसीसीडी 2 के अंदर क्या दे देंगे, छूट दे देंगे उसको हम डिडक्शन दे देंगे, राइट। डिडक्शन कितना, डिडक्शन बोलता है 1.5 लाख रुपया ही रहेगा, ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। चाहे एटीसी हो प्लस एटीसीसी हो प्लस एटीसीसीडी 1 हो, इन तीनों का मिलाकर 1.5 लाख रुपया, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 1.5 लाख रुपया ही मिलेगा। कितना, 150 रुपया ही, मतलब 150 लाख रुपया ही, 1.5 लाख रुपया रे, 1.5 लाख रुपया ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कंटिन्यू विथ सेक्शन 80C CCD CCD 1 बट नॉट अप्लाई ऑन 80 CCD 2। ये जो बातें पढ़ी ना भाई अपन ने, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% तक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो 10%, ये इस 1.5 लाख की एम्बिशन की, 1.5 लाख की लिमिट से, कॉन्टेक्ट से बाहर है। यानी यहां पे जितना भी दोगे वो 1.5 लाख में काउंट नहीं होगा, यानी जितना दिया वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, छूट मिल जाएगी। और दूसरी बात,
जो बीच में मैंने छुड़ा दिया था, 80CCD 1B। ये क्या है? ये बोलता है, एक छोटा सा लॉलीपॉप और दे दिया, बोला हम एडिशनल डिडक्शन देंगे भैया आपको 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन देंगे, इज अवेलेबल ऑन अमाउंट डिपॉजिट ऑन एनपीएस। अगर एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम को प्रमोट करने के लिए बोला कि अगर नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप पैसा डालते हो तो हम ये 1.5 लाख 1.5 लाख ये माता फोड़ी ये जो तुम कर रहे हो सब अलग है, हम 50,000 का एडिशनल आपको दे देंगे। वो उस 1.5 लाख के अंदर इंक्लूड नहीं है, उस 1.5 लाख के अंदर इंक्लूड नहीं। और ये जो 1.5 लाख की लिमिट जो बताई है उस सेक्शन का नाम है 80CCE। क्या नाम है उसका? 80CCE। सीसीसी आ गया, सीसीसी आ गया, सीसीडी आ गया, और सीसीई बोलता है कि जो अभी तक तुमने 80C पढ़ा, सीसीसी पढ़ा और CCD1 पढ़ा, उसकी लिमिट 1.5 लाख है। ये बात, जो ये चुभने वाली बात है, ये कौन बोलता है? ये बोलता है 80CCE बोलता है। लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है? एक तो एडिशनल जो एनपीएस में आप पैसा डालोगे वो नहीं है इंक्लूड 50,000, और दूसरा क्या? 80CCD2 जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो सैलरी में तो टैक्सेबल कर ही रहे, और यहां पे हम अलग से छूट देंगे, उसके लिए कोई 1.5 लाख की लिमिट नहीं, जितना भी दो कर देंगे, 14% और 10% ज्यादा नहीं करेंगे। ओके, आई होप ये जो बात है ये बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाई है। ऐसी इतनी क्लियर तरीके से आपको कोई नहीं समझाने वाला। मैं कह रहा हूं आपको, सच में कह रहा हूं, उठा के देख लेना, कोई नहीं समझाने वाला आपको। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी तक बात समझाई वो आपके दिमाग में पल्ले क्या, दिमाग में बैठ गई होगी। चलो नेक्स्ट आगे चलते भैया। 80D सेक्शन 80D। देखो, जब भी याद रखने वाली बात कि सी का नाम आएगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट वाली बातें हो रही है सारी। अभी तक देखो भाई बहन एक ही परिवार के थे, और सेम बात मैं करूंगा जब डी की बात आएगी, 80D की बात आएगी, आगे इसके भी भाई बहन एक परिवार है इसका भी। ये बात सिर्फ मेडिकल और मेडिकल की बात करेगा, सिर्फ डी यानी मेडिकल की बात करेगा, सिर्फ चिकित्सा वाली बातें करेगा, सिर्फ दवाइयों वाली बात करेगा। क्या करता है 80D शुरू, जो घर का मुखिया है वो क्या बात बोलता है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर किसी भी प्रकार का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल है, कौन है? इंडिविजुअल है, और वो खुद के लिए, या तो सेल्फ या अपनी स्पाउस यानी अपनी वाइफ, या वाइफ है तो अपने पति के लिए, और अपने या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए किसी भी प्रकार का प्रीमियम पे करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो करते हैं ना भाई, बीमार हो जाए साल भर के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है, तो इस तरह की मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, इस तरीके का इंश्योरेंस लेते हैं मेडिकल, उसका प्रीमियम पे करते हैं। या फिर एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं इनके CGHS के खाते के अंदर डाले जाते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पे, और फिर जब इनको जरूरत होती है तो उसी खाते में से पैसे कट के मतलब इनका मेडिकल इलाज फ्री हो जाता है। तो या तो प्रीमियम पे किया है अगर आप नॉर्मल आदमी हो, और या फिर आपने CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन किया है मेडिकल के नाम पर। किस पे? मेडिकल के नाम पर। या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है, कराते हैं ना अपने जांचे वाचे करवाते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप साल में 1 बार 2 बार, कुछ भी लग गई, थोड़ा बुखार आ गया तो चेकअप करा लिया, कोरोना का चेकअप कराया, इस प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हो कुछ भी, तो भैया 25,000 रुपए तक, तो अगर आप 60 साल के नीचे के लोग हो तो 25,000 तक हम आपको क्या दे देंगे? डिडक्शन। जो पे किया उसका, ऐसे फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने और मेरी वाइफ का और पूरे मिलाकर कुछ मैंने करवा रखा है मेडिकल इंश्योरेंस, मेरी वाइफ का, मेरा और मेरी बच्ची का मिलाकर अराउंड कुछ हो रहा है 12,000 रुपये समथिंग साल का। कितना? 12,000 रुपये मैं पे करता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस नाम से। उसमें मुझे कोई 10 लाख या 15 लाख का कुछ मेडिकल फ्री है, यानी हम किसी भी प्रकार के अगर भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में तो मेडिकल कंपनी इंश्योरेंस वाला उसको पैसा देगा। डेंगू वेंगू कुछ भी, सारी बीमारी, काफ़ी बीमारी इसमें कवर है, राइट। तो ये 12,000 रुपये जो है ना, ये मैं क्या करूंगा, जब अपना रिटर्न फाइल करूंगा 80D सेक्शन के अंदर इस 12,000 की क्या लूंगा मैं? डिडक्शन लूंगा। क्या लूंगा? डिडक्शन, क्योंकि हम सब 60 के नीचे है। एक मेरी अगर मेरी मदर का अगर मैं 60 साल के ऊपर है, मेरी मदर की एज, सीनियर सिटीजन है, उनका भी मैं अगर ये सेम मेडिकल इंश्योरेंस करवाता हूँ, हालांकि मेरे चिरंजीवी में कवर है, इसके कराने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी मदर का सीनियर सिटीजन है, 60 ईयर अबाउ है, उनका करवाता हूं, तो ये जो लिमिट 25,000 तक, यहां तक तो मेरे पास लिमिट कितनी थी? 25,000 तक मैं कराऊंगा तो छूट मिल जाएगी, जो कि मैंने 12,000 ही करवाया, 12,000 ही ले पाऊंगा, 25,000 नहीं ले पाऊंगा। अदर देन कैश होना चाहिए, ध्यान रखना, अदर देन कैश। अगर सीनियर सिटीजन है यहाँ पे कोई भी और फिर आप करवाते हो उनका, तो 50,000 लिमिट, ये 25,000 की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दी? 50,000, 50,000 की कर दी, ठीक है। अब यहां पे तो हुआ कौन? सीनियर सिटीजन, यानी यहां पे मैं मदर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे खुद की। जैसे भाई मैं ही आज से 60 साल बाद हो जाता हूं, फिर मेरा मेडिकल करवाता हूं, या मेरी वाइफ 60 साल की बाहर हो गई और उसका करवाता हूं, या मेरे डिपेंडेंट चिल्ड्रन 60 साल के बाहर हो गए, तो मैं तो कितना ही बाहर हो जाऊंगा, दुनिया से बाहर हो जाऊंगा। तो मतलब मेरे और मेरा वाइफ
मैं और मेरी वाइफ अगर 60 साल के नीचे है तो हमारी लिमिट 25,000 है, और 60 साल के ऊपर है तो कितनी हो जाएगी? 50,000, राइट। अगर यही मेरा तो करवा ही रहा हूं, उसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स का भी करवा रहा हूं मैं। किसका? मेरे पेरेंट्स, यानी मैं अपनी मदर का करवा रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी मदर का करवा रहा हूं, तो मेरी मदर का प्रीमियम पे करूंगा तो लिमिट वही है, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराऊंगा तो 25,000 है अगर 60 साल के नीचे है, और 60 साल के ऊपर है तो 50,000। यानी आप बात समझ रहे हो, मेरे 25,000 तो मुझे मिल ही रहे, प्लस मेरी मदर के 25,000 या 50,000, मेरी मदर 60 अबाव है तो 50,000 मेरे मदर के भी मिलेंगे। मेरे पास 75,000 तक की लिमिट है, 25,000 तक मेरा ले सकता हूं और 50,000 तक मेरी मदर का ले सकता हूं, दोनों मिलेंगे, यानी खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए अलग अलग। किसका? अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूं या मैं कंट्रीब्यूशन करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सिर्फ मेरे लिए, और पेरेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नहीं है, प्रीमियम पेड या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, राइट। उसके साथ एक और मस्त पॉइंट नीचे लिखा हुआ, क्या नोट करके, मैक्सिमम, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, मैक्सिमम 5,000 रुपीज अलाउड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बार बार यहां पे भी लिखा और यहां पे भी लिखा, इसका मतलब है सिर्फ इसका 5,000 रुपये अलाउ है। कितना? साल का 5,000 रुपये, साल का 5,000, किसी का भी कराओ 5,000 रुपये, ठीक है। एक्सपेंडिचर बाय एनी मोड इंक्लूडिंग कैश, इसके लिए कैश भी अलाउ है कि ये 5,000 रुपये तक का खर्चा आप कैश में भी कर सकते हो। बाकी इन सब के लिए अदर देन कैश लिखा हुआ है, लेकिन अगर प्रिवेंटिव चेकअप कराते हो तो 5,000 रुपये तक की लिमिट अलाउ है, इससे ज़्यादा प्रिवेंटिव चेकअप का खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, और वो कैश में भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 25,000 और 50,000। जो ये लिमिट पड़ी है 25,000 और 50,000, इस लिमिट के बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ये प्रिवेंटिव चेकअप का खर्चा अलाउ मतलब इंक्लूड है। ओके, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल सर। खुद का करेंगे अगर 60 साल के नीचे, खुद का मतलब खुद का, वाइफ का, बच्चे का, 60 साल के नीचे है तो 25,000, 60 साल के ऊपर है तो 50,000, साथ में पेरेंट्स का करोगे तो 25,000, और 60 के ऊपर पेरेंट्स तो 50,000, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 अलग से है, और वो क्या है? कैश में भी चलता है, उसको नॉन कैश की जरूरत नहीं है। एक और नोट करके लिखा हुआ है, उसको मैं जूम करता हूं, एज ऑफ 60 ईयर और अबाउ resident who are unable to get health insurance coverage, deduction of ₹50,000 will be allowed in case for respect of medical expense। कोई ऐसा बंदा हो जो सीनियर सिटीजन हो, जो 60 साल के ऊपर का हो, और उसने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाया, अपना क्या नहीं करवाया? मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज नहीं करवाया, यानी ये इस प्रकार की छूटें नहीं ली, और वो 60 साल के ऊपर है और वो अपने मेडिकल के ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है किसी प्रकार का, तो भैया सेक्शन 80D बोलता है, 80D बोलता है, हम उसको 50,000 का सीधा सीधा अलाउ दे देंगे, 50,000 तक हम उसको अलाउ दे देंगे, जितना भी वो खर्चा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मदर का मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज फॉर एग्जांपल नहीं है, अगर नहीं है तो वो अपने रिटर्न जब भी फाइल करेंगे, मेरे मदर की पेंशन आती है, तो मेरे मदर जब भी रिटर्न फाइल करेंगे, तो रिटर्न फाइल करते समय अगर उन्होंने पूरे साल में उन्होंने कोई भी खर्चा किया है मेडिकल एक्सपेंडिचर अपने ऊपर, जैसे किसी भी प्रकार का कोई खर्चा कर दिया, दवाई लिया है या कुछ भी अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर कर दिया है, तो वो अपने 80D के अंदर अलग से डिडक्शन ले लेंगे, चाहे उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा नहीं भरा है या इंश्योरेंस प्रीमियम उनके पास नहीं है। ये अलग से मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा, ये फायदा किसको दे रखा है? ये 60 साल के ऊपर वाले लोगों को दे रखा है। ओके, यहां पे खत्म होती है 80D। सिंपल सी बात, 25-50, 25-50, 5,000 रुपये कैश में, और सबसे लास्ट मेडिकल नहीं है 60 साल के ऊपर वालों के लिए, मेडिकल 50,000 रुपये की छूट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। देखो इसका भाई आया 80DD, क्या बोलता है? डिडक्शन ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा डिसेबल्ड पर्सन है, यानी PWD आदमी है, यानी पर्सन विद डिसेबल है, और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी वो क्या है? डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आप ही उसका पालन पोषण करते हो, और इस तरीके का डिपेंडेंट डिसेबल है, और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा हुआ है, या उसके मेंटेनेंस, उसके रख रखाव, क्योंकि जो डिसेबल्ड पर्सन होता है उसके रख रखाव पे भी खर्चा आता है, नर्स चाहिए है, फिर उनके रख रखाव के लिए उनको स्पेशल एक आदमी का ट्रीटमेंट चाहिए, उनकी दवाई सब चीज़ों के लिए अलग से उनका ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो उनके मेंटेनेंस या फिर उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी भी प्रकार का आपने खर्चा किया है, तो 80DD बोलता है हम उसकी भी छूट आपको देंगे, उसकी भी छूट देंगे 80DD के अंदर। डिडक्शन ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ये किसके लिए है? ये इंडिविजुअल और HUF के लिए। किसके लिए? इंडिविजुअल ऑफ HUF। अच्छा, जो 80D पढ़ाया था, ये तो सारी बात की थी इंडिविजुअल, अगर HUF होता तो ये HUF के लिए भी ये सेक्शन अवेलेबल है, तो HUF के अंदर यही सारे खर्चे एनी फैमिली मेंबर, याद रखना, कोई भी फैमिली मेंबर है और उस फैमिली मेंबर के ऊपर खर्चा करते हैं तो 25,000 की लिमिट है, और वो फैमिली मेंबर 60 साल के अबाव होती है तो 50,000 लिमिट है, ठीक है। सेम 80DD डिसेबल्ड, डिपेंडेंट डिसेबल्ड, दोनों के लिए, इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए सेक्शन अवेलेबल है। एलिजिबल पेमेंट क्या है?
मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसेबल, जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है मेडिकल ट्रीटमेंट उसके अंदर इंक्लूड है। एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर नर्सिंग ट्रेनिंग रिहेबिलाइजेशन ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल, मैंने बताया था नर्सिंग करना, उसकी ट्रेनिंग, दिन रात उसको चलाना, ट्रेनिंग, बोलने की हैबिट है, सोना ही कम देता है तो उसकी मशीन लगाना, या फिर कोई अपाइज है तो उसको रोज की ट्रेनिंग देना ताकि वो ऐसा हो, तो नर्सिंग हो, ट्रेनिंग हो, रिहेबिलाइजेशन हो उसकी डिपेंडेंट डिसेबल की, वो खर्चे। एनी अमाउंट डिपॉजिट अंडर स्कीम ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरेंस और एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेसिफाइड कंपनी, कई ऐसी कंपनीज और LIC है जिसके अंदर ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबल्ड पर्सन है उनका कुछ अमाउंट जमा करवाया जाता है ताकि उनके जब जरूरत पड़े, यानी उनकी जब बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो वो वापस बड़े अमाउंट पे आपको दे सकते हैं। तो इस तरीके का कोई भी अमाउंट अगर आपने उसकी स्कीम में जमा करवाया है या उनके ट्रेनिंग पे खर्चा किया है या फिर उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया है तो हम अलाउ कर देंगे कितना, अ डिडक्शन ऑफ 75,000, 75,000 रुपए तक का हम आपको डिडक्शन दे देंगे। कितना, 75,000, या फिर और 1,25,000, 1,25,000 दे देंगे। और ये कब देंगे 1 लाख और 1,25,000, जब अगर क्या हो, सीवियर डिसेबिलिटी हो। सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब हुआ 80% और अबाउ डिसेबल, ऐसे कोई बंदा जो क्या हो 80% और अबाउ डिसेबल हो, 80% उसका कोई अंग काम ही नहीं करता है तो उसको बोलते हैं सीवियर डिसेबिलिटी या सीवियर डिजीज। तो अगर नॉर्मल है तो 75,000, अगर सीवियर केस है तो 1,25,000 तक का डिडक्शन हम आपको दे देंगे। ये बोलता है 80DD, डिपेंडेंट डिसेबल। ये इसका भाई कौन, 80D का भाई। अब उसकी बहन से मिलाता हूं, 80DDB, 80DDB ये क्या बोलता है, ये डी के आगे देखो, डी के ऊपर एक डी और लगा, एक डी के ऊपर बी और लग गया। बी क्या बोलता है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, एनी इंडिविजुअल और HUF फैमिली, कुछ भी, दोनों के लिए अवेलेबल है। क्या, एनी अमाउंट पेड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, किसी भी प्रकार का खर्चा करते हो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, कुछ स्पेसिफाइड डिजीज करती है इनकम टैक्स में, जो क्या है, जैसे कैंसर है और भी बड़ी बड़ी एड्स है और बड़ी बड़ी बीमारियां, उसके अंदर बहुत सारी लिस्ट है, लिस्ट याद रखने की आपको जरूरत नहीं, स्पेसिफाइड डिजीज। ठीक है, मुझे याद है किसी RPSC इंटरव्यू में किसी बंदे को पूछ लिया था कि भाई 80DDB के स्पेसिफाइड डिजीज की नाम बताइए। अब पूछने वाला तो बहुत ही याद, मैं क्या बोलूँ, कुछ ऐसा है, और बताने वाला तो बेचारा बता ही नहीं सकता। स्पेसिफाइड डिजीज यार किसी को याद नहीं आती, शेड्यूल है लंबी, कौन सी याद रखोगे आप, बेवकूफ़ी। तो वहाँ पे तो उसको करना चाहिए था, उसको कोई भी नाम बोल देना चाहिए था, सिंथेसोफिया, मैथनिपोल, अर्गेस्टीनिया, ऐसे कुछ भी नाम बोल दो। अब उसको क्या पता उसने कौन सी डॉक्टरी कर रखी है, राइट। हाँ, बस शर्त यह है कि वो वापस नहीं पूछ ले कि जो नाम बोले वो वापस बोल लो, वो आपसे नहीं होने वाला है। तो एनी अमाउंट पेड फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज फॉर हिमसेल्फ या उसके कोई डिपेंडेंट है उसको, या एनी मेंबर HUF, अगर HUF बोलो तो HUF के किसी भी फैमिली मेंबर का, और इंडिविजुअल है तो उसके लिए, या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे उसका भाई हो, चाहे मदर हो, पेरेंट्स हो, चाहे उसकी वाइफ हो, जो भी उसके डिपेंडेंट हो, उनकी स्पेसिफाइड डिजीज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा करते हो। क्या करते हो, स्पेसिफाइड डिजीज, यहाँ अलग से सेक्शन बना रखी है, किसके लिए है, समझो इस बात को, स्पेसिफाइड डिजीज के लिए एक अलग से सेक्शन बनाई है। कुछ ऐसी डिजीज है जो कि बहुत भारी डिजीज है, उस पर खर्चा भी ज्यादा लगता है, और उसके ऊपर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी डिजीज के लिए खर्चा करते हो, अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपने डिपेंडेंट के लिए, तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे अप टू 40,000। कितना, अप टू 40,000 और 1 लाख। अगर सीनियर सिटीजन है तो कितना दे देंगे, 60 ईयर अबव है तो हम 1 लाख कर देंगे वही अमाउंट, अगर 60 ईयर नीचे है तो 40,000 रुपए, लेकिन लेस बाय अमाउंट रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, सब कुछ किया है, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई पैसा दिया तो वो लेस कर देंगे, और लेकिन 40,000 तक का खर्चा अगर आपका जेब से लगा तो हम दे देंगे, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक की छूट हम आपको दे देंगे। 80DDB देख लो, ये 3 सेक्शन आ गई। सी की बात की इन्वेस्टमेंट की आ गई, डी की बात आ गई, मेडिकल की बात आ गई, डी फिर DD और फिर DDB। अब बात करते हैं ई की, और 33 मिनट हो चुके हैं। 33 मिनट के साथ ई करके EEA EEB, चलो फटाफट 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 ई, चलो ई, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन, ठीक है, ये याद रखना, यानी एजुकेशन से स्टार्ट होती है सेक्शन, फिर आगे क्या क्या, इसकी भाई बहन, इसका भी एक परिवार है, पूरा संयुक्त परिवार इसका। अगर आपने हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया है, यानी एजुकेशनल लोन लिया है, तो उसके ऊपर जो ब्याज आप भरोगे उसकी छूट हम बोलते हैं, ATE बोलता है, हम देंगे। अगर आप इंडिविजुअल हो और आपने लोन मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हीज, अपने लिए या अपने रिलेटिव के लिए हायर एजुकेशन के लिए लिया है। रिलेटिव में कौन कौन, स्पाउस हो गया, वाइफ होगी, बच्चे हो गए, या ऐसा कोई बच्चा जिसके आप लीगल गार्जियन हो,
उसके एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपने कोई लोन लिया है, लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी बैंक वैंक सारी आगे, इनसे लिया है या कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से लिया है फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हिज रिलेटिव यानी स्पाउस, चिल्ड्रन या लीगल गार्जियन, तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे उसके ऊपर लगने वाले ब्याज का। और ब्याज कितना कितना देंगे, इनिशियल असेसमेंट ईयर, यानी जैसे कि 2010 में लिया है तो 2010-11 का इस साल का इनिशियल असेसमेंट ईयर, और यहां से 7 असेसमेंट ईयर का भी हम आपको दे देंगे, यानी 11-12, 12-13, 13-14 से 7 सालों तक का भी दे देंगे। यानी टोटल कितना देंगे, टोटल 8 असेसमेंट ईयर का देंगे, इनिशियल असेसमेंट ईयर प्लस 7 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर। कितने साल को, 8 साल पे, 8 साल तक जो भी ब्याज लगेगा, आप ब्याज तो आपको बैंक को देना ही है, लेकिन जो ब्याज का अमाउंट है पूरे साल में लगा उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे एटीई में, बिना कोई लिमिट, नो लिमिट, जितना भी ब्याज लगेगा उतना हम दे देंगे, कोई 1 लाख को 1.5 लाख नहीं, जितना भी लगे होता है एटीई, याद रखना। अब इसकी बाई की बात करते हैं, एटीई की बाई की, ई एक ई और लग गया, डबल जी, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी भी प्रकार की हाउस प्रॉपर्टी लेते हो और उस हाउस प्रॉपर्टी लेने पर आपने लोन लिया और उस लोन पे लगेगा ब्याज, वो तो लगेगा ही, कोई अपना जीजा थोड़ा लग रहा है, वो तो ब्याज तो रहेगा ही। तो ये बताओ ये सेम चीजें कहां मिलती, इसकी कोई डिडक्शन है बिल्कुल सर, सेक्शन 24B हाउस प्रॉपर्टी की, वहां पे 2 लाख रुपए तक की छूट थी, ऐसा होगा। ये सेक्शन बोलती है वहां पे जो थी वो थी, हम अलग से दे रहे, वो तो रहेगी, उससे ओवर एंड अबाउ ये डिडक्शन और दे रहे हैं 80EE के अंदर। लेकिन ये किसके लिए है, ये इंडिविजुअल पर्सन है फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले रहा है, ये कंडीशन है कुछ, क्या, ये जो लोन है ना ये प्रीवियस ईयर 16-17 में लिया हुआ होना चाहिए, यानी ये सेक्शन पुराने लोगों के लिए 16-17 में जो प्रीवियस ईयर था, यानी उसका असेसमेंट ईयर कितना हो गया 17-18, उसके लिए, ठीक है, यानी खत्म होगी अभी के लिए तो, लेकिन है इसलिए पढ़ रहे। लोन वैल्यू क्या थी, अगर लोन वैल्यू आपकी 35 लाख या 35 लाख से नीचे होनी चाहिए, इससे ज्यादा वाले लोगों के लिए नहीं है, लोन वैल्यू कितना होना चाहिए 35 या 35 से नीचे, उसके ऊपर जो भी ब्याज लगेगा उसकी हम छूट देंगे। और जो घर, आप जिस घर के ऊपर लोन ले रहे हो उस घर की वैल्यूएशन भी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कितनी, 50 लाख या 50 लाख से नीचे, 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द असेसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सेक्शन ऑफ लोन, उस लोन जो लोन लिया है उस डेट को उसके पास ये पहला घर ही होना चाहिए जिसके लिए वो लोन ले रहा है। ये भाई नए नए जो अपना घर जो सपने देखते हैं ना, उन लोगों के लिए दे रखा है कि 35 लाख के नीचे जिसका घर की लोन की वैल्यू हो और 50 लाख के नीचे जिसकी घर की वैल्यू हो, उन लोगों के लिए पहला घर है उनका। तो जो 2 लाख की अवेलेबल 24 में है जो तो है ही है, हम यहाँ पे 50,000 का डिडक्शन और देंगे, सेक्शन 80EE बोलता है, दैट इज ओवर एंड अबव ऑफ ₹2 लाख अंडर सेक्शन 24B। जो 24B में हम जो ब्याज दे रहे हैं उससे ओवर एंड अबव 50,000 का डिडक्शन और देंगे। पर ये डेट होगी आउटडेटेड, दिस सेक्शन, सेक्शन EE ये थोड़ी सी हो तो ये भी आउटडेटेड गई है, 31 मार्च 2022 तक की थी, लेकिन ठीक है अपने पढ़ने लायक है। क्या, द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, सेम वही की वही बात, सेम बात इसने बोली। ये क्या बोलता है, ये भी इंडिविजुअल के लिए है, ये भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले, तो शर्तें क्या है, लोन शुड बी सेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022, यानी 2019 से लेकर 2022 तक अगर आपने लोन लिया है तो आप लोगों के लिए, जस्ट लेटेस्ट वालों के लिए। लेकिन शर्त क्या, जो आपने घर लिया है उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, जो घर की जो घर आप लेने जा रहे हो या जो घर आप बना रहे हो उस घर की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, या तो 45 लाख 45 लाख या उससे नीचे। द इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन, उस दिन उसका पहला घर होना चाहिए, उससे पहले कोई घर है और ये दूसरा बना रहा है तो उस लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ पहले घर वालों के लिए, 80EE। एंड शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन, हाँ तो ये अगर है सेक्शन तो वो 80, और दूसरी एक और शर्त क्या, 80EE में फायदा वो लेने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 80EE में फायदा ले रहा है 80EE में भी फायदा लेने आ गया, नहीं, वो 80EE तक का है, ये EE अलग है, उसमें नहीं लिया तो इसमें मिलेगा। लोन कब होना चाहिए, 2019 से लेकर 2022 तक का, ठीक है। डिडक्शन कितना मिलेगा, 1.5 लाख रुपया, कितना, 1.5 लाख रुपया दे देंगे। 50,000 से क्या होता है, 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज का हम आपको क्या दे देंगे, छूट दे देंगे, विच इज ओवर एंड अबाउट ₹2 लाख अवेलेबल ऑन दी। ये सब वन टाइम है, ये ध्यान रखना, ये सब वन टाइम डिडक्शन है, एक बार मिलेगा, इस बार है, ऐसे नहीं हर साल मिलेगा। इस बार हम 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज का आपको छूट दे देंगे, और ये जो छूट है ये 2 लाख की जो आपकी 24B की है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, वहां पे लेना है जो लो, यहाँ पे हम अलग से डिडक्शन भी आपको देंगे।
ये प्रमोट कर रहे हैं कि लोग हाउस लोन और ज्यादा लें और अपना घर बनवाए, राइट। एक और सेक्शन ईईबी, इसकी बहन है, देखो बी लग गया इसके ऊपर, सिस्टर है, ई डबल ई और फिर ई बी, यहां पर 3 ई लग गया, ई ए लग गया, ए आ गया, ठीक है, उसको हटा के ए कर दिया बी। डिडक्शन ऑफ, ये बड़े भाई का बेटा था, ई है, ठीक है। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन करने के लिए कि भाई इसको खरीदो, तो उसके ऊपर हम डिडक्शन, एक तो प्रमोशन करने के लिए आरटीओ माफ कर दिया सरकार ने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आरटीओ नहीं लगेगा। दूसरा फायदा इनकम टैक्स में दे दिया कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोन लेते हो तो उस लोन पर लगने वाला ब्याज की हम छूट अलग से डिडक्शन दे देंगे 80EE के अंदर। इंडिविजुअल के लिए है फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिडक्शन हम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन देंगे ब्याज के ऊपर, एंड नो डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन। ये जो डिडक्शन है 1.5 लाख रुपए इसी मिलेगा, सेम ये और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सेक्शन थी ई यानी ये सारी की सारी बातें इसने की थी, ब्याज पे छूट दे रहा था। एजुकेशन से याद रखना, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन से स्टार्ट हुआ था, फिर हाउस प्रॉपर्टी पर आ गया था, फिर वापस हाउस प्रॉपर्टी नई वाले 19 से 22 तक की, और फिर आ गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, ठीक है, ये याद रखना। तो आज की क्लास इतनी करते हैं, 40 मिनट करीबन क्लास हो गई है। जी से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास, वो 30 मिनट में सारा कंप्लीट कर देगा, राइट। तो मैं वापस बता रहा हूँ, ये रामबाण क्लास है, जल्दी से जल्दी जिसने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे नए चैनल है वन एग्जाम NTA नेट के ऊपर, वहाँ पे सारे क्लास की सारी क्लासें अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी के द्वारा, सारे UGC नेट टॉपर है, JRF होल्डर है, उनके द्वारा क्लास ली जा रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करो मजे, धन्यवाद।